दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ यूपीपीसीएस 2023 के इतिहास के प्रश्नों की व्याख्या के साथ हल करेंगे। आइए देखते हैं। एक, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहीत 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? ए. मुल्ला अब्दुल बाकी, बी. अजीजुद्दीन खान, सी. मिर्जा मोहम्मद अली, डी. तालिब अमूली। आइए व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान अजीजुद्दीन खान ने दलायल ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी, जो फारसी भाषा में थी। इसमें उसने विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद शामिल किया है। यह ग्रंथ तुगलक के नागरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा, अजीजुद्दीन खान। 2. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 उन पुस्तकों के विषय से संबंधित है। पुस्तकों में है मीरात सिकंदर, बुरहान मासिर, रियाज उस सलादीन, रियाज उल इंसा। विषय में है बंगाल का इतिहास, अहमदनगर का इतिहास, महमूद गवां के पत्र, गुजरात विजय। व्याख्या देखते हैं। मीरात सिकंदरी गुजरात की विजय से संबंधित है। बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बताता है। रियाज उस सलातिन बंगाल के इतिहास का वर्णन करता है। रियाज उल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा ए। 4, 2, 1, 3। 3, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ए. अखिल भारतीय मजदूर संघ, बी. युगांतर, सी. यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, डी. अनुशीलन समिति। तो इसका सही उत्तर होगा डी. अनुशीलन समिति। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना भोपाल में महान विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस 23 जुलाई 1955 को हुई। यह देश का पहला मजदूर संगठन है जो किसी राजनीतिक दल की श्रमिक इकाई नहीं, बल्कि मजदूरों का मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित अपने में स्वतंत्र मजदूर संगठन है। युगांतर भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। यह मुख्यतः बंगाल में सक्रिय था। अनुशीलन समिति के साथ मतभेद के कारण युगांतर का जन्म हुआ। अरविंद घोष, वारिन घोष, उल्लासकर दत्त आदि इसके प्रमुख नेता थे। खुदीराम बसु और प्रफुल्ल चाकी इसी दल के सदस्य थे। सी है यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे, और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा स्थापित एक राजनीतिक संगठन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में इस समूह का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। डी है अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 3 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रासबिहारी बोस जापान चले गए और मुकदमे से बच गए। इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी। 4,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? ए वैशेषिक पतंजलि, बी उत्तर मीमांसा कपिल, सी मीमांसा कण्व या कणाद, डी न्याय गौतम। आइए देखते हैं। दर्शन का अर्थ है ऐसी बौद्धिक और आध्यात्मिक समझ से है जो जीवन, ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा और अस्तित्व से संबंधित होती है। सांख्य, यह ब्रह्मांड और प्रकृति के द्वैत सिद्धांत पर आधारित है जिसके प्रवर्तक कपिल हैं। 2 योग, यह आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मुक्ति पर जोर देता है, इसके प्रवर्तक पतंजलि हैं। 3 न्याय, तर्कशास्त्र और प्रमाण के आधार पर सत्य को समझने की प्रक्रिया है, इसके प्रवर्तक गौतम हैं। ये यही प्रश्न में पूछा गया है, अतः यहाँ पे न्याय सही होगा। वैशेषिक, यह भौतिक पदार्थ और उनके गुणों के विश्लेषण पर केंद्रित है, इसके प्रवर्तक कणाद हैं। 5 मीमांसा, वेदों के कर्मकांडों की व्याख्या और उनका पालन करने की विधि पर ध्यान देता है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा जिसके प्रवर्तक जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा इसके प्रवर्तक बदरायण हैं। 6 वेदांत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म का अन्वेषण करता है। इसमें अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, अतः यहाँ सही विकल्प होगा डी न्याय गौतम। 5 भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? ए 1871 में, बी 1861 में, सी 1850 में, डी 1881 में। आइए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1872 ईस्वी में की गई थी। इसे अप्रमाणिक जनगणना कहा जाता है क्योंकि यह पूरे देश में एक समान रूप से नहीं की गई थी, बल्कि कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर की गई थी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाना था। भारत में पहली आधिकारिक और संगठित जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में की गई। यह पहली बार था जब पूरे देश में एक ही समय और एक निश्चित पद्धति के अनुसार जनगणना की गई थी। इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना का आयोजन नियमित रूप से होता आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पे उत्तर होगा ए 1871 ईस्वी, क्योंकि यहाँ 1872 नहीं दिया है। 6 चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ए 120 अध्याय और 8 खंड, बी 80 अध्याय और 7 खंड, सी 100 अध्याय और 5 खंड, डी 60 अध्याय और 8 खंड। आइए देखते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद के सबसे प्राचीन और प्रमुख ग्रंथों में से एक है जिसे महर्षि चरक ने संकलित किया था। यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक मूलभूत ग्रंथ है जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा और जीवन शैली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। चरक संहिता मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार पर केंद्रित है और इसे आयुर्वेद के आचार्यों द्वारा एक अमूल्य धरोहर माना गया है। इसमें 120 अध्याय और 8 खंड हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही होगा। 7 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? ए इंद्र नारायण द्विवेदी ने, बी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डी बाबा रामचंद्र ने। आइए देखते हैं। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन गोविंद बल्लभ पंत और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाना था। इस संगठन ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, जैसे कि अत्यधिक लगान, जमींदारी प्रथा और किसानों पर बढ़ते कर्ज का बोझ। इस प्रकार यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। 8
वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? ए. जंगलों का प्रधान अधिकारी, बी. राजस्व कर जमा करने वाला, सी. समाचार पहुंचाने वाला दूत, डी. जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। आइए देखते हैं। राजा के प्रशासनिक सहयोगियों को रत्निन कहा जाता था। इनमें से कुछ प्रमुख रत्निन ये थे। कुलपति परिवार का मुखिया होता था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। सेनानी सेना का सेनापति होता था। मध्यमासी यह विवादों की मध्यस्थता करता था। पुरोहित पूजा पाठ करता था, ये मुख्य पुजारी होता था। इस्पात जासूस या संदेशवाहक था। ब्रजपति चारागाहों का अधिकारी था। भागुदह यह राजस्व संग्रह करता था। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। 9. मिलिंद मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे। ए. नागभट्ट, बी. कुमारिल भट्ट, सी. नागसेन, डी. नागार्जुन। आइए देखते हैं। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल 1000 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद, जिसे मेनेंडर प्रथम के नाम से जाना जाता है, के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। नागसेन एक प्रसिद्ध तथा प्रमुख बौद्ध भिक्षुक था जिसने यवन सम्राट मिलिंद से वाद विवाद किया था। संभवतः इस वाद विवाद के फलस्वरूप ही मिलिंद नागसेन से प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आंसर होगा सी। इसका विकल्प होगा सी। 10. निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. बालाजी विश्वनाथ, 2. बाजीराव प्रथम, 3. नारायण राव, 4. माधवराव। आइए देखते हैं। पेशवाओं का क्रम इस प्रकार है। मोरोपंत पिंगले, 2. बालाजी विश्वनाथ, 3. बाजीराव प्रथम, 4. बालाजी बाजीराव, 5. माधवराव बल्लाल, 6. नारायण राव, 7. रघुनाथ राव, 8. सवाई माधवराव, 9. बाजीराव द्वितीय। इस प्रकार बालाजी बाजीराव प्रथम हो जाएंगे, बाजीराव प्रथम दूसरा हो जाएगा, माधवराव माधवराव तीसरा हो जाएगा, नारायण राव चौथा हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 4 3 सॉरी 1 2 4 3, 1 2 4 3। 11. ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 2. उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। आइए देखते हैं। इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार, जिन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता था, 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे जो दलित, शोषित व गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत रहे। इन्होंने जातिवादी व गैर बराबरी वाले हिंदुत्व का विरोध किया जो इनके अनुसार दलित समाज के उत्थान का एकमात्र विकल्प था। ये 1919 से 1925 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे और 1925 से 1944 ईस्वी तक जस्टिस पार्टी से जुड़े रहे। इस प्रकार विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और 1925 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 12. पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। 2. वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। आइए देखते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। इस प्रकार विकल्प 1 और 2
दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। 13 प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आइए देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों का क्रम निम्न है। सबसे पहले पार्सियन या ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर यूनानियों ने किया, फिर यवन ने किया, फिर शक ने किया, फिर पार्थियंस ने किया और सबसे अंत में कुषाण ने किया। इसलिए विकल्प होगा यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण। विकल्प सी सही होगा। 14 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ए 1853 का चार्टर एक्ट, बी 1919 का अधिनियम, सी 1909 का अधिनियम, डी 1993 का अधिनियम। आइए देखते हैं। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 23 दिसंबर 1919 को एक शाही फरमान के द्वारा चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। मूल रूप से इसमें 120 सदस्य शामिल थे और उनमें से 108 सदस्य महत्वपूर्ण रियासतों से थे। इन्हें सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया था। शेष 12 सीटें 127 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित थीं। इस प्रकार सही उत्तर होगा बी 1919 का अधिनियम। 15 कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। आइए देखते हैं। कप्तान विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 ईस्वी में भारत के सूरत में पहुंचा था, ना कि 1611 ईस्वी में, अतः पहला गलत है। विलियम हॉकिंस और जहांगीर दोनों तुर्की भाषा के अच्छे जानकार थे, अतः कथन दो सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा सी, केवल दो। 16 संगीत के टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ए अकबर, बी शाहजहां, सी मुहम्मद शाह, डी जहांगीर। ये देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली का उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसे विशेष रूप से मुगल शासन के दौरान मुहम्मद शाह के समय विकसित किया गया था। इस शैली के विकास का श्रेय मुख्य रूप से सोरी मियां, इसको याद कर लिए, कभी भी पूछा जा सकता है, को दिया जाता है, जो अवध के नवाब आसफ उद दौला के दरबारी गायक थे। इस प्रकार सही उत्तर होगा सी, मुहम्मद शाह। 17 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पूरा सात्विक स्थलों का नाम दिया गया है और सूची 2 में वर्तमान स्थान इंगित है। आइए देख लेते हैं। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डीडवाना राजस्थान में है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डीडवान राजस्थान में है और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। इस प्रकार उत्तर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, अतः विकल्प सी सही है। 18 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? ए होम रूल आंदोलन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी खिलाफत आंदोलन, डी मोपला विद्रोह। आइए देखते हैं। होम रूल लीग का गठन अप्रैल और सितंबर 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था।
जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 ईस्वी में भारत में मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य सुन्नी इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। 20 अगस्त 1921 ईस्वी को मोपला नरसंहार मालाबार के एरनद और वल्लुवानद तालुका में खिलाफत आंदोलन के सहयोग में अंग्रेजों के खिलाफ आरंभ हुआ था। इसमें अंग्रेजों के साथ साथ सैकड़ों हिंदू नागरिकों की निर्मम हत्या की गई और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं होम रूल 1916 में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में रहा। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 में रहा और मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में हुआ। अतः विकल्प डी सही होगा। मोपला विद्रोह अंतिम घटना थी। 19 नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो आइए देखते हैं। आजाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में सिंगापुर में हुई थी और इसमें भारतीय सैनिकों के अलावा भारतीय प्रवासी और युद्धबंदी शामिल थे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पकड़ लिया था। आजाद हिंद फौज की प्रमुख रेजिमेंटों में शामिल थे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, झांसी की रानी रेजिमेंट और सुभाष ब्रिगेड। अतः सही उत्तर होगा बी, रानी की झांसी रेजिमेंट। 20 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, बी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। आइए देखते हैं। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम शाह तुर्कान था, ये बिल्कुल सही है। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम था, अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। सी, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये भी सही है। इस प्रकार यहाँ विकल्प भी गलत है। 21 खरीदार कौन था? ए, फरमानों को भेजने वाले अधिकारी, बी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, सी, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, डी, परगना का प्रमुख अफसर। आइए देखते हैं। खरीदार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, अतः विकल्प ए सही है। सल्तनत कालीन अन्य अधिकारियों को देखते हैं। वजीर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होता था। दीवान ए रिसालत विदेश मंत्री होता था। सद्र उस सुदरो इस्लामी कानून मंत्री होता था। दीवान ए इंसा पत्राचार मंत्री होता था। दीवान ए एरिज रक्षा अथवा युद्ध का मंत्री होता था। काजी उल कजारी न्याय मंत्री होता था। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए, कनकलता बरुआ, बी, मातंगनी हजारा, सी, शांति घोष, डी, अरोड़ा आसफ अली। आइए देखते हैं। शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, बल्कि इन्होंने अपनी एक दोस्त सुनीति चौधरी के साथ मिलकर कोमिल्ला के जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतः सही उत्तर होगा शांति घोष। मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न हैं। 21 से 22 के बीच में 2 प्रश्न हैं। 22 से 23 तक 2 प्रश्न हैं। 23 से 27 तक 2 प्रश्न हैं। 27 से 28 तक 2 प्रश्न हैं। 28 से 29 तक 2 प्रश्न हैं। 29 से 30 तक 2 प्रश्न हैं। 30 से 31 तक 2 प्रश्न हैं। 31 से 32 तक 2 प्रश्न हैं। 32 से 33 तक 2 प्रश्न हैं। 33 से 34 तक 2 प्रश्न हैं। 34 से 35 तक 2 प्रश्न हैं। 35 से 36 तक 2 प्रश्न हैं। 36 से 37 तक 2 प्रश्न हैं। 37 से 38 तक 2 प्रश्न हैं। 38 से 39 तक 2 प्रश्न हैं। 39 से 40 तक 2 प्रश्न हैं। 40 से 41 तक 2 प्रश्न हैं। 41 से 42 तक 2 प्रश्न हैं। 42 से 43 तक 2 प्रश्न हैं। 43 से 44 तक 2 प्रश्न हैं। 44 से 45 तक 2 प्रश्न हैं। 45
महिला स्वतंत्रता सेनानियों की एक लिस्ट दी है, जिस आप अध्ययन करके आगामी परीक्षाओं में आए प्रश्नों को सही कर सकते हैं। जैसे प्रमुख महिला स्वतंत्र सेनानी श्रीमती श्रीमती एनी बेसेंट, 2 भीकाजी कामा, 3 मातंगिनी हजारा, 4 सरोजिनी नायडू, 5 रमादेवी चौधरी, 6 विजयलक्ष्मी पंडित, 7 कमला देवी चट्टोपाध्याय, 8 सुचेता कृपलानी, 9 अरुणा आसफ अली, 10 बीना दास, 11 प्रीतिलता बद्देदार, 12 लक्ष्मी सहगल, 13 रानी गैदे-नेलू, 14 उषा मेहता, 15 कनकलता बरुआ। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 की विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। झांसी 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ 10 मई 1857। बैरकपुर 29 मार्च 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ था, जबकि 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत लेफ्टिनेंट बाघ व मेजर सार्जेंट ह्यूसन की हत्या करके की। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। मेरठ 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ, जिसे 20 एन.आई. 3 एल.सी. पैदल सैन्य टुकड़ी द्वारा किया गया। दिल्ली 11 मई 1857 में हुआ, बहादुर शाह जफर बख्त खां द्वारा विद्रोह। इसको निकोलसन तथा हडसन ने दबाया। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम हजरत महल और बिरजिस काजी द्वारा विद्रोह किया गया। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया। कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब और तात्या टोपे द्वारा विद्रोह किया गया। इसका दमन कैंपबेल ने किया। झांसी और ग्वालियर में 5 जून 1857 ईस्वी को लक्ष्मीबाई तात्या टोपे द्वारा विद्रोह किया गया। जनरल फिरोज ने इस विद्रोह का दमन किया। यही प्रश्न पूछा गया है। झांसी 11 मई 1857 जो गलत है। झांसी में विद्रोह 5 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। झांसी में विद्रोह 5 जून 1857 ईस्वी में हुआ था। जगदीशपुर बिहार में 12 जून 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह और अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। विलियम टेलर ने इसका दमन किया। फैजाबाद में जून 1857 ईस्वी में मौलवी अहमद उल्ला द्वारा विद्रोह किया गया। जनरल रेनॉल्ड ने इसका दमन किया। इलाहाबाद में जून 1857 ईस्वी में लियाकत अली द्वारा विद्रोह किया गया। कर्नल नील ने इसका दमन किया। बरेली में जून 1857 ईस्वी में खान बहादुर खान द्वारा विद्रोह किया गया। खान बहादुर खान द्वारा विद्रोह किया गया और बिसेंट आयर द्वारा इसका दमन किया गया। 24 निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ए शमसुद्दीन शाह, बी हैदर शाह, सी सिकंदर शाह, डी जैनुल आबिदीन। आइए देखते हैं। सिकंदर शाह के पश्चात अली शाह 1413 से 1420 ईस्वी कश्मीर का शासक बना और जैनुल आबिदीन की उपाधि धारण की। यह धार्मिक रूप से एक उदार शासक था, अतः इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध, हिंदुओं पर आरोपित अंत्येष्टि कर तथा जजिया कर वापस ले लिया। जजिया समाप्त करने वाला यह
पहला शासक था। इस प्रकार विकल्प होगा डी, जैनुअल अभिदीन। 25 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? अगर हड़प्पा स्थल की बात की जाए तो सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश पड़ता है। ऐसे में आलमगीरपुर आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल होगा। आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरा स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरा स्थल दयामाबाद, महाराष्ट्र में है। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा।